नमस्कार। देश में एक नारा नई संसद में दिया गया जहां आज देश का बजट पेश हो रहा है और वो नारा ये था कि एक अकेला सब पर भारी। अब की बार 400 पार। राम मंदिर बन गया, वहीं बन गया। कश्मीर धारा 370 हट गया। चीन में तो अब लाल आंख दिखाकर बहुत कुछ हो गया। यानी जो कोर एजेंडा आरएसएस और बीजेपी का था, चुनावी एजेंडा, राजनीति का एजेंडा, उस एजेंडे पर आज की तारीख में बीजेपी सबसे मजबूती से खड़ी है। इसलिए उसके नेता कहते हैं एक अकेला सब पर भारी। मगर इसका दूसरा पहलू अब इस देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर एक अकेला सब पर भारी है तो बिहार में गठबंधन तोड़ करके उनको साथ लाने की क्या जरूरत पड़ी, जिनके लिए खिड़की दरवाजे सब बंद थे। और छत्तीसगढ़, झारखंड झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। तो आज की वीडियो में जरा विश्लेषण करेंगे कि ये जो ईडी की रेड पड़ी है और इस रेड के बहाने कैसे परिदृश्य बदल रहे हैं, कैसे चीजें बदल रही हैं और उस बदले हुए परिदृश्य के बीच में क्या भारतीय जनता पार्टी की कोई साजिश, कोई नीयत, कोई दूसरी रणनीति, कोई ऐसी चीज जो लोगों को इस दिशा में सोचने पर मजबूर कर दे, जिसके बहाने वह यह कोशिश करे कि वहां क्या सरकार खुद की बनाई जा सकती है, क्या वहां पर इस तरह की चीजें हों कि जिसके जरिए वहां की सरकार को अस्थायी किया जा सके। इस पर भी बात करेंगे, इस पर भी विश्लेषण करेंगे। इसके साथ साथ आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे कि हेमंत सोरेन का क्या पूरा परिदृश्य रहा। 10 पॉइंट कौन से हैं जिससे राजनीति बदल सकती है आज की वीडियो में। फिर उसके बाद हम लोग इस बात के लिए इसका भी विश्लेषण करेंगे कि जिस मामले के लिए ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है वो मामला क्या है और उसके बाद कहां गायब हो गए थे। सरकार तो बचा लेंगे, बीजेपी से बचेंगे कैसे? तो बीजेपी के लिए उनके पास यही होगा कि बीजेपी ज्वाइन कर ले। वो कौन से भ्रष्टाचारी नेता हैं जो पिछले 9 साल में भाजपा शामिल हुए होते हैं, भाजपा ज्वाइन करते हैं और ईडी से बच जाते हैं। आज की वीडियो में लास्ट में इस पर भी बात करेंगे। तो स्वागत है आप सबका 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। आप देख रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव शो। तो सबसे पहले आपको सूचना यह भी है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और वहां पर उन्होंने अपने मंत्री को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी और इसकी तैयारी उन्होंने की थी। शिबू सोरेन की विरासत, झारखंड की अपनी राजनीति और उस राजनीति के बीच में शिबू सोरेन के वारिस के तौर पे हेमंत सोरेन की राजनीति। हेमंत सोरेन इस राजनीति में कहां खड़े हैं, हेमंत सोरेन की रणनीति क्या होती है, हेमंत सोरेन क्या राजनीति कर रहे थे जो बीजेपी के सामने चुनौती बन गई थी। वो राजनीति है आदिवासी विमर्श की। देश का आदिवासी नेता एक ऐसे समय में जाति, जो जनगणना का सवाल था जिसमें जाति जनगणना एक तरफ एक इशू बना हुआ था, उसके सामने हेमंत सोरेन ने एक बात की जो आपको समझनी बहुत जरूरी है और वो थी धर्म का कॉलम। और पिछले दिनों लंबे समय से धर्म के कॉलम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड को लागू करने वाले मुख्यमंत्री बन गए और मांग कर रहे थे कि जात जब जनगणना हो तो उसमें धर्म में एक कॉलम सरना धर्म कोड का हो और हम हिंदू नहीं है। यह है बीजेपी की असली वजह। जैसे नीतीश कुमार ने जाति जनगणना करवाई तो अब उस नीतीश कुमार को अपने खेमे में ले लो ताकि उनको यह ना कहना पड़े कि क्या उनके जाति जनगणना का होगा, क्योंकि अब नीतीश कुमार वहां बैठ करके बोलेंगे कि हम बाद में कराएंगे, 24 में मोदी जी को जिता दो फिर हम जाति जनगणना करेंगे। ये बात कौन बोलेगा? नीतीश कुमार बोलेंगे।
तो नीतीश कुमार को लालच देकर, डरा कर या जिस भी तरीके से अपनी तरफ ला लिया गया। तो अपना जो एक एजेंडा है, बीजेपी और आरएसएस का पॉलिटिकल एजेंडा है, उसको डाइल्यूट करने की कोशिश है और बाकी उससे विपक्षी एकजुटता डाइल्यूट हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। इसी तरह से हेमंत सोरेन की राजनीति जो झारखंड में आदिवासी तबके के बीच धर्म को लेकर के एक नए एंगल से खड़ी हो रही थी, और शायद आपको इसका अंदाजा नहीं है। सरना धर्म को, आदिवासी हिंदू नहीं है। आप हमें वनवासी कहना बंद करिए। आप हमारे उसूलों पर, हमारी अस्मिता पर, हमारे वजूद पर सवाल उठाते हैं, और यहां से हेमंत सोरेन अपनी राजनीति को दिशा दे रहे थे। तो एक वजह तो ये है जिससे बीजेपी बहुत परेशान है हेमंत सोरेन से। और दूसरी वजह क्या है? वो दूसरी वजह है आदिवासियों के जल जंगल जमीन की हिफाजत, और बहुत बड़ी तादाद में। एक उदाहरण देकर के बताऊं, छत्तीसगढ़ में जब तक कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार थी, ये ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं और उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बदली ही नहीं जिसके चलते छत्तीसगढ़ में अडानी, अंबानी, हसदेव का मामला ही नहीं था। फिर भी जब विरोध होता था, जब सवाल पूछे जाते थे, जब प्रश्न खड़े कर दिए गए, तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने हसदेव के मामले को डाइल्यूट कर दिया। जैसे ही सरकार बदली, हसदेव का मामला फिर से आ गया और आंदोलनकारियों पर जो दमन हुआ, शायद इस देश की मीडिया को पता ही नहीं है। और आप जो लोग 4 PM देख रहे हैं, पता नहीं वो इन चीजों को कितना अहमियत देते हैं, कितना उसको समझते हैं। ये सरकार बदलने के समय हुआ और हसदेव का मामला पूरी तरह से अडानी के हाथों में चला गया है। तेजी से जंगल काटे जा रहे हैं और तेजी से जो आंदोलन कर रहे आदिवासी वो मारे जा रहे हैं, गिरफ्तार किए जा रहे हैं, डराए जा रहे हैं, दमन का शिकार बनाए जा रहे हैं। दूसरा इलाका छत्तीसगढ़ है, जहां पूंजीपतियों को बहुत कुछ चाहिए, और उस बहुत कुछ चाहिए के लिए वो इसकी कोशिश कर रहे हैं। वो इसका हिम्मत बांधना चाह रहे हैं, वो इसके हसरत पाले हुए हैं कि कैसे हम इन चीजों को देखेंगे, इस पर भी बात को समझेंगे। तीसरा मुद्दा जो छत्तीसगढ़ में ये नहीं हो पा रहा था, वो होने लगा, तो झारखंड में भी सरकार गिर जाए तो हम उसको लेकर के अपने इलाके के सारे काम करेंगे। और ये काम उस समय एक आदिवासी मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचारी बता करके गिरफ्तार करवाया जा रहा है, जब इस देश में बड़े तादाद में डंका पीटा गया था कि हमने एक महिला आदिवासी को, दलित महिला आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया पहली बार। ये सोशल जस्टिस है बीजेपी का। तो इस तरह से उन्होंने एक ऐसे मामले में पूरी तरह से वो फंसा दिया और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी ने उन्हें गायब होने का आरोप लगाया, और मामला क्या है, कौन सा मामला है, इसको आपको समझने की जरूरत है। जिस मामले को लेकर के उन्होंने यह पूरा आरोप लगाया कि नीतीश को कि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचारी। तो हेमंत सोरेन के मामले में जो पूछताछ है कि 4.55 एकड़ की जमीन जो सेना के मालिकाना हक वाली थी, उसकी बिक्री, खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ है। ईडी ने 20 जनवरी को मुख्यमंत्री से पूछताछ किया। रांची में 7 घंटे पूछताछ हुई। अब 29 से 31 जनवरी तक ये होना था, और कल 31 जनवरी को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 14 लोगों की 8वें सम्मन के बाद उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। 14 अगस्त 2023 को पहला सम्मन जारी हुआ था। 14 लोगों की गिरफ्तारी एजेंसी ने इस पूरे मामले में अब तक की है, जिसमें 2011 बैच के IAS अधिकारी छवि रंजन भी शामिल है। 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल को छापेमारी की थी। तो वह जो पूरा मामला है, वो एक ऐसी जमीन के खरीदे बेचे जाने का है जिसके जरिए वह आरोप लगा रही है कि इन्होंने अपने नाम से यह पूरी जमीन का मामला कर लिया। और हेमंत सोरेन ने कल एक वीडियो जारी की, जिस वीडियो के जरिए उन्होंने यह संदेश दिया कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, इसलिए हमारे घर ईडी है, और नहीं वो चाह रहे कि हम इस तरह की चीज करें तो हमारी छवि को खराब करते हैं, हमारे घर ईडी भेजते हैं, हमारा नुकसान कर रहे हैं, और उस नुकसान के जरिए
वो लगातार ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रमाण और दस्तावेज इस जमीन के खरीदे जाने के वो साबित नहीं कर पाए। लेकिन चूंकि उन्हें हमें गिरफ्तार करना था, चूंकि एक देश में विपक्षी एकजुटता को कमजोर करना था, इसलिए उन्होंने ये काम किया और झारखंड को, सरकार को गिराना चाहते हैं। अभी झारखंड की स्थिति क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के पास 29 यानी 29 सीटें हैं, बीजेपी के पास 26 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 17 सीटें हैं, आजसू के पास 3, आरजेडी के पास 1, सीपीआई माले के पास 1, एनसीपी के पास 1, 2 निर्दलीय, 1 नाम। तो अब ये चाह रहे हैं कि 29 और 17 मिल करके, यानी जेएमएम और कांग्रेस मिल करके, आरजेडी मिल करके, सीपीआई मिल करके जो सरकार चल रही है उसको कैसे गिरा दिया जाए। इसको लेकर के मामला बन सकता है और कैसे बनेगा इसको हमें समझना और देखना होगा। एक तो ये बात हुई। दूसरी, 10 पॉइंट है जिससे सरकार मोड़ ले लेगी। झारखंड में कानून व्यवस्था के लिए वित्त सचिव के अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम गठित की गई। 20 जनवरी को हेमंत से पूछताछ की गई थी तो आवास के बाहर वो लोग लगाए गए। 1,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। पार्टी भावी कदम को लेकर के बीजेपी सरकार बनाना चाहती है, क्योंकि हेमंत सोरेन पहले चाहते थे कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके बाद उन्होंने दूसरे मुख्यमंत्री बना दिया। 36 लाख रुपए जब्त हुए थे। हरियाणा पंजीकरण संख्या वाली 2 बीएमडब्ल्यू कारें जब्त हुई थी दिल्ली के आवास से। और 36 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन उससे बड़ी रकम तो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के पास मिल चुकी है। गैर भाजपा राज्यों के परिस्थितियों को कैसे बिगाड़ा जाए और वहां की सरकार को अस्थिर करके गिरा दिया जाए, ये उसका अगला पॉइंट है। गठबंधन में विधायकों ने हेमंत सोरेन के साथ प्रतिबद्धता दिखाई और उन्होंने बहुत सारे ऐसे भरोसे दिए जिससे हेमंत सोरेन विक्ट्री साइन बना करके निकलते हुए दिखे। निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद हैं। वो कहते हैं कि ईडी की पूछताछ से बचने के लिए हेमंत सोरेन झारखंड हाई कोर्ट के जजों पर दबाव बनाने और डराने की कोशिश कर रहे हैं। अगला पॉइंट ये है कि केंद्रीय एजेंसी रांची से लेकर के दिल्ली तक उनके ऊपर जांच कर रही है, तो खुद हेमंत सोरेन ने SC/ST एक्ट में कई अधिकारियों के ऊपर मुकदमा कर दिया। आखिरी में यह है कि सीपी राधाकृष्णन जो झारखंड के राज्यपाल हैं, उनका इस पूरे प्रकरण पर नजर बनी हुई है कि कैसे हम इन चीजों को यह देख करके संभाल सकें कि यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। इसको लेकर के राज्यपाल राधाकृष्णन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कैसे यहाँ के गठबंधन को भी अस्थिर करके अपने गठबंधन की सरकार बनाई जा सके। इस परिदृश्य में अब जरा इस बात को समझें कि कौन कौन से लोग हैं पिछले 9 साल में जो धुल गए, कि जो वॉशिंग मशीन ममता बनर्जी ने, एक बार क्या हुआ था, बीजेपी वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन में एक तरफ से ममता बनर्जी कहती थी कि काला कपड़ा डालो और दूसरी तरफ से सफेद कपड़ा निकल आता है। ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन है। और इसको कैसे समझा जाए कि हेमंत बिस्व शर्मा असम के कांग्रेस की तरुण गोगोई सरकार में मंत्री रहे। शारदा चिटफंड मामले में सीबीआई ने आरोपी बनाया। शर्मा पर आरोप था कि शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप सेन ने 20 लाख रुपए लिए, जिससे ग्रुप का कामकाज बेहतर तरीके से चल सके। शर्मा ने अंतिम बार सीबीआई पूछताछ में 27 नवंबर 2014 को भाग लिया और हेमंत बिस्व शर्मा ने अगस्त 2015 से बीजेपी ज्वाइन कर लिया और उसके बाद वो फाइल बंद हो गई। दूसरे नेता शुभेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल के हैं, ममता सरकार के कद्दावर मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी ने। सीबीआई ने शारदा घोटाले में इनसे भी पूछताछ की। सुदीप सेन का फेवर लिया था। नारदा स्टिंग ऑपरेशन में भी पैसा लेने का आरोप लगा। ईडी ने जांच शुरू कर दी और उसके बाद टीएमसी में जब थे तो उसके बाद परेशान किया गया और बीजेपी में गए तो क्लीन चिट मिल गया। 2022 में बंगाल पुलिस ने शुभेंदु के खिलाफ शारदा घोटाले की जांच शुरू की, लेकिन आज अब उनकी सारी जांच बंद है। शुभेंदु बीजेपी के विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष हैं बंगाल में। जितेंद्र तिवारी आसनसोल के नेता 2021 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन लिया। बाबुल सुप्रियो ने विरोध किया। कोयला चोरी और तस्करों को लाने का आरोप था
और उसके बाद अब इन पर कोई आरोप नहीं है, सीबीआई एक्शन नहीं ले रही है क्योंकि जितेंद्र तिवारी अब बीजेपी के साथ खड़े हैं। नारायण राणे महाराष्ट्र, शिवसेना के उद्धव गुट का आरोप है कि नारायण राणे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में साफ हो गए हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। और खुद बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने उन पर आदर्श सोसाइटी मामले में हेरफेर का आरोप लगाया था। 12 में सोमैया ने 1300 पन्ने का दस्तावेज सौंपा था। 17 में ईडी को नोटिस लिखकर नारायण राणे की संपत्ति को वो करने की बात की कि मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा सफेद कर रहे हैं। 2019 में नारायण राणे बीजेपी में शामिल हो गए और ईडी और सीबीआई की जांच बंद हो गई। बीएस येदियुरप्पा 2011 में 40 करोड़ के अवैध खनन को शय देने के लिए लोकायुक्त ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट का नोटिस किया। 13 में येदियुरप्पा अलग पार्टी बना के चुनाव लड़े, बीजेपी का नुकसान हुआ। 16 में सीबीआई की विशेष अदालत ने येदियुरप्पा को क्लीन चिट दे दिया। बीजेपी के साथ आज येदियुरप्पा खड़े हैं। प्रवीण डारेकर महाराष्ट्र, 2009 से 14 के बीच में विधायक रहे प्रवीण पर 15 में मुंबई कारपोरेटिंग बैंक के 200 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगा। बीजेपी ने मामला उठाया, आर्थिक अपराध शाखा को केस सौंपा गया। 16 में बीजेपी में शामिल हो गए, विधान परिषद पहुंचे। 22 में ईडी ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया। अभी डारेकर मुंबई कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। हार्दिक पटेल गुजरात पर 20 केस थे, कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी में है, केस वापस, आज विधायक हैं और अब पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़े हैं। अजित पवार और मुकुल रॉय 2015 में शारदा चिट फंड मामले में थे। 17 में बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। 19 में राय ने दावा किया कि उन्हें सीबीआई से क्लीन चिट मिल गई। 21 में मुकुल रॉय बीजेपी हाईकमान से खटपट होने के बाद फिर से तृणमूल में चले गए, केस वापस हो गया। अजित पवार जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। आज बीजेपी के साथ डिप्टी सीएम महाराष्ट्र हेमंत सोरेन जेल में, तेजस्वी यादव ईडी के रिमांड पर परेशान किए जा रहे हैं। तो ये स्थिति है और अगर एक अकेला सब पर भारी है तो इसकी जरूरत क्या? ईडी ने अब तक जितने मामले दर्ज किए हैं उसमें से अधिकांश मामले विपक्षी दलों के ऊपर है। तो क्या सरकार जहां बीजेपी की है वहां कोई हेरफेर पैसे की नहीं हो रही? कोई आरोपी बीजेपी के साथ नहीं खड़ा है? कहीं की भी यह चीज नहीं हो रही है कि आपके सामने बीजेपी की तरफ से एक नेता का भ्रष्टाचार दिख जाए? पूरा का पूरा भ्रष्टाचार केवल विपक्षी दल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देश की जनता को यह बात समझ में आ रही होगी। इसीलिए जो एक अकेला कल सब पर भारी था, आज वो बेचैन है। नजर आप भी रखिए कि क्या राजनीति आपके साथ की जा रही है। फिर मिलेंगे किसी और विशेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।